हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आइडियाज़ है किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे। पूरे सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट बिफोर प्री एंड मेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जो गाइडेंस रहेंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उसको कैटर किए जाएंगे। इसी के साथ आपका कोई क्लासेस आपको समझ में नहीं आया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आई, तो आपको उसके ऊपर रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फर्दर इन सभी के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज हमने टोटल 3 आर्टिकल लिया है, उसमें से 2 एजुकेशन के बारे में है और एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, और पहला जो है आपका जो लॉन्ग वेटेड जीएसटी रिफॉर्म था, जीएसटी 2.0, उसके बारे में है। तो जो जीएसटी का रिफॉर्म आपका लाया गया इन 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो 3 सितंबर में हुआ था। तो उसमें क्या किया गया, जो टैक्स के स्लैब थे, तो इसमें पहले से ही चर्चा चल रही थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी आपके जीएसटी है, तो वहाँ पे आपका जो जीएसटी है वो सिर्फ 1 या 2 रेट इस तरह से आपका लागू है। तो उस तरीके का जो प्रोविजन है इंडिया में भी लाया जाना चाहिए। तो अभी इसमें क्या किया गया, हमारे जो अभी तक 4 स्लैब थे, एक तो आपका जीरो जो है, जिसमें कोई भी चीज़ें जीएसटी में नहीं आती है, जो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। उसके बाद आपका था 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो इन 4 जो स्लैब है इसको और ज़्यादा सिंपल करके जस्ट 2 रेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें 2 रेट रहेंगे आपके। एक रहेगा 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का एक रहेगा आपका मेरिट रेट, और जो जीरो है वो तो है ही। और उसी के साथ एक ध्यान रखिएगा, 40% का एक डीमेरिट रेट भी रहेगा फॉर फ्यू गुड्स। तो इसमें आपका जो सिन गुड्स है या फिर जो लग्जरी आइटम्स है वो रहेंगी, लेकिन फ्यू आइटम्स ही रहेंगी। तो ये सही है कि आपकी जो सिन गुड्स है लाइक टोबैको है, पान मसाला है, सिगरेट्स है, इनमें आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा रहेगा। अबाउट 40% का जो स्लैब है, डीमेरिट रेट का जो स्लैब है। तो अभी इसमें क्या है, आपके डिफरेंट सेगमेंट में, जैसे कॉमन आइटम आपके शॉप हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, बाईसाइकिल हो, किचन वेयर हो, इनको 5% के ब्रैकेट में लाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉप और टूथपेस्ट जो था वो पहले 18% के रेट में या फिर स्लैब में था, जिसको अभी 5% में लाया गया है। जो एसेंशियल आइटम है उसको आपके 18% से क्या किया गया है, घटा दिया गया है। और इसी के साथ आपका अदर एसेंशियल आइटम सच एस अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा और एग्जेम्प्टेड, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब जीरो में रहेगा ये। फिर आपके जो पैकेज फूड है उनके ऊपर आपके जैसे नूडल्स हो, फिर चॉकलेट ब्रेवरेजेस है, इनके ऊपर नोटेबल रेट का कट देखा गया है ताकि कंजम्पशन को बूस्ट किया जा सके। तो अभी ध्यान रखिएगा, अगर कंजम्पशन बूस्ट होता है तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि देश में कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जो आपके प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे आपका एक मल्टीप्लाइंग जो इफेक्ट है वो देखा जाएगा कि आपका देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए। और उससे क्या है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेशन होगा। डिफरेंट रीजन में जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पशन ऑफ जीएसटी ऑन ऑल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये सबसे आपका महत्वपूर्ण सिद्धांत लिया है गवर्नमेंट ने कि जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है, ऑल लाइफ एंड हेल्थ, तो लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, तो इसमें जो टैक्स था, जीएसटी था, उसको भी आपका एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, मतलब जीरो में रहेगा। तो अभी ये ज़रूरी है कि हमारे देश में एक तो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, तो इससे अभी क्या होगा, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, इंश्योरेंस जो है ज़्यादा अफोर्डेबल होगी, इंक्लूडिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए भी, पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन्स और जो लो इनकम फैमिली है। तो इससे पेनिट्रेशन बढ़ेगा और जो सोशल सिक्योरिटी है वो
काफ़ी आगे जाएंगी। फिर अगर हेल्थ केयर सेगमेंट में देखें तो आपके इसमें भी एक पावरफुल बूस्ट देखा गया है, स्पेशली एग्जाम किया गया है, रिड्यूस किया गया है ऑन एसेंशियल ड्रग्स या फिर आपके जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, रेयर डिजीजेस, क्रॉनिक कंडीशंस, इन सभी चीज़ों में जो आपकी मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक्स है, फिर आपके जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक्स के जो टूल हम घर में यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर आपका जीएसटी को एग्जाम्प्ट किया जाएगा। और इससे क्या है, आपका जो फाइनेंशियल बर्डन रहता है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, अभी अगर हम देखें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 60% के आसपास है, तो वो काफ़ी दूर तक क्या होगा, उसमें जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है उसमें जो टैक्स का जो रहेगा आपका जो पहले था वो घटेगा, तो जो बिल है वो कम रहेगा। ओके, फिर आपके फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट आप देख सकते हैं, मतलब अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट। इसमें फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हमने देखा, फिर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स में देखा, फिर आपके हेल्थ केयर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखा। देन फार्मर्स का कैसे बेनिफिट होगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स है, फार्म मशीनरीज है, और फिर जो आपके वाइटल इम्प्लीमेंट्स है वो अभी 5% के जीएसटी में आ जाएंगे, जो आपके पहले 18% में थे। उसके बाद आपके जो फर्टिलाइजर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये आपके 18 से सीधा 5% में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, रिफॉर्म होगा आपका, रिफॉर्म लोअर कल्टीवेशन कॉस्ट, जो आपका कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा अभी, और आपका जो फार्म प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगा। फिर लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है, लाइक हैंडीक्राफ्ट है, मार्बल है, ग्रेनाइट के सेक्टर में लेदर गुड्स नाउ एंजॉय रिड्यूस्ड जीएसटी रेट्स, तो ये स्टिमुलेट करेगी डिमांड को, एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करेगी। फिर आपका ओके, जस्ट अ मिनट, एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करेगी, फिर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उसको और कम्पिटिटिव बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो लाइवलीहुड है वो सेफगार्ड रहेगा और न्यू ग्रोथ का जो एवेन्यूज है वो खुलेगा। नेक्स्ट है आपके जो मैन मेड फाइबर है एंड ईयर्न में जो आपका 5% एलिमिनेट्स डिस्टॉर्शन, तो ये जो डिस्टॉर्शन था 5% का, उसको भी हटा दिया गया है ताकि बूस्ट किया जा सके कॉम्पिटिटिवनेस को, एक्सपोर्ट्स को, जॉब क्रिएशन को, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को क्रॉस टेक्सटाइल अपैरल, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। फिर सीमेंट जो आपका कॉर्नर स्टोन है, बेसिक आपका इंग्रेडिएंट है हाउसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो 28% से आके 18% में आ गया है। 10% का इसमें क्या होगा, बचत देखा जाएगा, जो क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्रा में बढ़ोतरी ला सकता है, और इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो ये एक आपका हिस्टोरिक चेंज है। ओके, तो इससे आप अभी ध्यान रखिएगा, एक तो जीएसटी 2.0 इज अ लैंडमार्क इन इंडियन टैक्स जर्नी, फुल स्टॉप कमेंट, इस तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है। और अगेन इसको डिफरेंट सेगमेंट से जोड़ के, जैसे हेल्थ सेगमेंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फार्मर सेगमेंट से क्वेश्चन जोड़ के, या फिर फार्मर और इंडस्ट्री को जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, जो मीटिंग था वो 56th मीटिंग था, ये आपको ध्यान रखनी है। तो जो ये मीटिंग था 56th जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था, तो इसी के साथ अभी जीएसटी काउंसिल क्या है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कभी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ध्यान रखना है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसमें आपका जो चेयर करते हैं वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जो मेंबर्स होते हैं वो जो आपके डिफरेंट स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, उनके जो आपके लेजिस्लेचर है उनके जो मेंबर होते हैं वो होते हैं। और इसमें जो वोटिंग शेयर होता है आपका 1/3 होता है सेंटर के लिए, 2/3 होता है स्टेट के लिए, और जो डिसीजन चाहिए उसके लिए आपका 3/4 वोट चाहिए होता है, मतलब 75%। तो इसका मतलब है कि स्टेट के पास जो वीटो है वो रहता है, और इसका जो कोरम है वो है 50%, मतलब जो टोटल मेंबर है उनमें से 50% प्रेजेंट रहना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, प्लांटिंग द सीड ऑफ क्यूरोसिटी। तो ये जो आर्टिकल है इसमें स्पेशली संदीप शास्त्री सर ने इस विषय पे चर्चा की है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं
क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है, इसमें क्लासरूम से ये नोट किया जा रहा है कि उसमें जो स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी है उसको जगाना, उसको इग्नाइट करना काफ़ी ज़रूरी है। कि आपका एक जो फिक्स बॉडी और या फिर पैटर्न ऑफ नॉलेज डिलीवरी होता है इन कॉलेजेस स्पेशली, या फिर इन यूनिवर्सिटी और इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर हम देखें 90s तक, ओके, तो तब एक आपका फिक्स पैटर्न देखा जाता था कि टीचर आते हैं क्लास में, आपको उन्होंने एक लेक्चर दिया और कुछ नोट्स दी, फिक्स जो नोट्स है, और उसके बाद एग्जाम हुआ, असेसमेंट हुआ, और मार्क्स के बेसिस पे हम क्या करने लगते हैं, टैलेंट को जज करने लगते हैं। लेकिन अभी का जो समय है 21st सेंचुरी का, जिसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो काफ़ी चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ राइजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए अभी क्या करना है हर स्टूडेंट को, और ये आज का समय बोल के नहीं, आपके अगर हम एंशिएंट समय में भी देखें, एंशिएंट ग्रीस में देखें, तो उसमें सोक्रेटिस ने क्या किया था, आपके डायलेक्टिक मेथड्स का इस्तेमाल किया था, या फिर उस मेथड को उन्होंने आपका पहले स्थापना की थी, जिसमें क्या था कि आपको जो टीचर ने बताया उसको फिक्स नहीं मान लेना है, या फिर वही सच नहीं मान लेना है, उसके ऊपर सोच विचार करनी है। ओके, और आपका जैसे कोई एक टीचर है, उनका मेन दायित्व होता है कि उस स्टूडेंट को डिफरेंट जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो वातावरण है उसके ऊपर, पॉलिटिकल जो माहौल है उसके ऊपर क्वेश्चंस छोड़े, और जो स्टूडेंट है वो अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप करे। तो उसी से क्या होता है, आपका जो एक समाज है वो आगे बढ़ता है, उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आगे बढ़ती है। तो अभी हमें ज़रूरी क्या है कि जो पेडागोजी है, स्कूल लेवल पे हो, हायर सेकेंडरी में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उस पेडागोजी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। पेडागोजी मतलब जो पढ़ाने का जो मेथड होता है वो चेंज करना है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी हमें यही बताती है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे, इनोवेटिव थिंकिंग में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपका लॉन्च हुआ था, उस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ क्रूशियल क्वेश्चन रेज किए थे कि हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न ज़रूरी नहीं है, हमें मूव करना है व्हाट टू लर्न से हाउ टू लर्न, कि सीखना कैसे है चीज़ों को। तो उस तरीके से क्या है, हमें अपनी जो क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इनोवेटिव थिंकिंग है, उसको आगे बढ़ानी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम जो आपका विकसित भारत बनना चाहते हैं, या फिर हमारी जो जर्नी है आत्मनिर्भर भारत बनने की, तो उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, जब हर व्यक्ति क्रिटिकली सोच पाएगा, हर व्यक्ति के अंदर इनोवेशन होगा। किसी फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो टीचर ने बता दिया, नोट्स दे दिया, सिर्फ अगर उसमें रहे तो जो क्लैरिकल माइंडसेट है वही डेवलप होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो अभी के समय पे क्लास रूम का वातावरण चेंज हो रहा है उसको बरकरार रखना है, और स्टूडेंट की जो क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इनोवेटिव सोच है, उसको आगे बढ़ानी है, ताकि 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस है दैट कैन बी मिटिगेटेड बाय दी सोसाइटी, बाय आवर यंग पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है री इमेजिंग एजुकेशन इज की टू फ्यूचर ऑफ वर्क। तो अभी इसमें बात किया गया है कि आज के समय पे अगर देखें तो वर्ल्ड को री इमेजिन करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ राइजिंग, या फिर जो वेव ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से क्या है, आपके जो डिफरेंट जॉब है वो, या फिर जो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो आपकी ऑटोमेटेड हो गई है, जिसमें एआई हो, ब्लॉकचेन हो, रोबोटिक्स हो, इन तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे क्या है, जो हमारे वर्कर्स है उनके अंदर, या फिर जो हमारी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, लगभग आपके 65% जो पॉपुलेशन है 35 एज से बिलो के है, तो उनके अंदर क्या करनी है, जो टेक्नोलॉजिकल स्किल है उसको डेवलप करनी काफ़ी ज़रूरी है। तो वही चीज़ इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी दोहरा रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दोहरा रहा है कि एक समय पे क्या होगा, अभी बाय 2030 तक जो 70% आज के जॉब है वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाएंगे, और उस जॉब में से आपके लगभग 30% में ह्यूमन बीइंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है, आज के समय पे डिफरेंट लेवल पे जो हमारे यंग पॉपुलेशन है उनको बेटर एजुकेशन, बेटर स्किलिंग प्रोवाइड करनी ज़रूरी रहेंगी। जैसे फास्टर ग्रोइंग जॉब विल बी बिग डेटा,
स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, इन सभी लोगों का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है, ये ज़रूरी है कि हम अपने जो स्किल को है उसको डेवलप करें। और इसी के साथ इसमें ये एक बात भी दोहराई गई है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपका पहला तो हमें एक स्केप्टिसिज्म की ओर ले जाता है, हमारे मन में संशय लाता है। जैसे कि पास्ट में भी या फिर हिस्ट्री से हम वही लर्न करते हैं। जो हिस्टोरी टेल्स अस एवरी न्यू टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन ब्रिंग्स विथ इट सर्टेन एंजाइटीज कंसर्निंग जॉब लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोल्स, नीड फॉर स्किल इवोल्यूशन, वरीज विथ, तो ये सभी चीजें देखी जाती है। लेकिन अभी जो एआई है उसका राइज पास्ट से भी क्या है, मैसिव स्केल में देखा जा रहा है। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है उसको हमें आपका चेंज करना होगा और एक इंश्योर करना होगा हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी फ्यूचर रेडी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। जो रिसर्च आपकी होती है यूनिवर्सिटीज में, वो सिर्फ पब्लिकेशन काउंट में ध्यान नहीं देना होगा। जरूरी है कि नीड फॉर द आवर क्या है कि रेलेवेंट एंड इम्पैक्ट फोकस रिसर्च करना होगा, ताकि हम क्या कर सके, जो सोसाइटियल चेंज है, इकोनॉमिक चेंज है, उसके साथ एसिमुलेट हो सके। और इसी के साथ क्या है, सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। अभी सॉफ्ट स्किल क्या है, जो हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चाहिए होती है। तो इसमें वही चीज इसमें मेंशन की है कि वी वर्क टू बी एबल टू, हम काम क्यों करते हैं, टू फुलफिल आवर एसेंशियल नीड, टू मीट आवर एंड्स, अचीव स्टेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, डिस्कवर आवर पैशन, सोशलाइज, लर्न अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। तो इसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि हमारी जो सॉफ्ट स्किल है उसको भी हमें डेवलप करना होगा। एक नए वातावरण में किस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और रेजिलिएंट बना सकते हैं, और एडाप्टिव हो सकता है, इमोशनली और इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एक नए वर्क कल्चर में हम किस तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं। तो इस तरीके के जो स्किल्स है उसको भी डेवलप करना ज़रूरी होगा विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये अभी क्या है, काफी नेसेसरी है। इसीलिए लास्ट में आपका कंक्लूजन इस तरीके से है कि विकसित भारत, दिस मूवमेंट इज नॉट अ ऑप्शनल, इट इज रिक्वायर्ड। तो अभी जो आपका मूवमेंट चल रहा है, ये जो मूवमेंट है और इसमें जो मूवमेंट चल रहा है टेक्नोलॉजी का, इसको हमें सस्टेन करने के लिए आपका जो डेवलपमेंट है एजुकेशन फील्ड में उसको आगे बढ़ाना होगा। और इसमें हम एनईपी का जिक्र भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि री इमेजिंग एजुकेशन इज अ की टू फ्यूचर ऑफ वर्क टू अटेन विकसित भारत गोल ऑफ 1947। एक्सप्लेन, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको कैसे चेंज हुआ है वो बताना है। फिर आपका किस तरीके से आपकी क्या है जो डिफरेंट डेटा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, उसको थोड़ा आप कोट कर सकते हैं। फिर आप इसका क्या चेंजेस चाहिए न्यू एजुकेशन कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आपका होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे हमें एजुकेशन बढ़ाना होगा, फ्यूचर रेडी एजुकेशन कैसे आगे देना होगा, इन सभी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। और उसी के साथ सॉफ्ट स्किल के बारे में भी थोड़ा बहुत मेंशन करके हम कंक्लूजन में ये मेंशन कर सकते हैं कि इफ वी ड्रीम ऑफ बिकमिंग विकसित भारत, दिस मूवमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज रिक्वायर्ड। और ऐसे आता है तो पूरा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जो फ़ोन नंबर है उसमें भी आप फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।